जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब तक आप लोग कुछ बेसिक लेक्चर को देखने के बाद अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक खाका डेवलप तो जरूर ही हो गया होगा कि इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या होता है, कैसे चीजों को पढ़ना चाहिए और इसका बेसिक कंसेप्ट कैसे अपने अंदर इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। लगभग हम लोगों ने 8 क्लास में यह जानने का प्रयास किया कि बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है, और भी बहुत सारे बेसिक हो सकते हैं, लेकिन हर चीज की अपनी एक दायरा है और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि चीजों को समेटूं और उतना ही चीजें करूं जो आपके सिलेबस को बूस्ट करे, आपको सिलेबस पढ़ने में आसानी हो। ऐसा भी नहीं हो कि चीजें इतना ज्यादा लेंथी कर दिया जाए, इतनी चीजें बढ़ा दिया जाए जिसका कोई संबंध आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं। तो मैं ये भी प्रयास करूंगा कि वो आपके एग्जाम के लिए भी अच्छा हो, और प्लस इन जनरल जो अपने लाइफ में कुछ ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिस नॉलेज के आधार पर आप कहीं कहीं उस नॉलेज का प्रयोग करके मतलब जो बेसिक जो नीड होती है हर जगह उसको आप फुलफिल कर पाए। तो जो आज का जो सेशन है इसको तो बेसिक में नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इंडियन पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं और खासकर जब लक्ष्मीकांत वगैरह का जब आप बुक देखिएगा, तो जब बुक आप पलटेंगे तो लगभग प्रारंभ से ही ये टॉपिक आपका मिलना शुरू हो जाएंगे, द जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो भारत का जो संविधान का जो सिलसिला है कैसे प्रारंभ हुआ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग बिगिनर होंगे, उनको कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा 26 जनवरी 1950, जबकि मैं बता दूं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जर्नी रहा है वो 1950 में बहुत पीछे का है। और आज का जो यह लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग इसी जर्नी को जानने का प्रयास करेंगे। पूरा बेसिक चीजें आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, और आने वाले कुछ वीडियो के बाद में हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, संविधान सभा कैसे तैयार किया गया, उनके द्वारा कितने देशों का संविधान को पढ़ने के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ, भीमराव अंबेडकर के क्या रोल थे, BN राव साहब के क्या रोल थे, इस सारी चीजों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुद्दा यह है कि द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आपको याद होगा जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ते हैं तो आपको एक शब्द मिलता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया और रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, इसको जानना जरूरी हो जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट लगभग आपके 1773 में आया। तो क्या 1773 के पहले कोई कानून व्यवस्था था या नहीं, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन 1773 के बाद से जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद से बहुत सारे एक्ट आए। लगभग आप देखेंगे फिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद आप देखेंगे कि 1813 का एक्ट आएगा, आपका 1833 का एक्ट आएगा, 1853 का एक्ट आएगा, फिर 58 का एक्ट आएगा। इसी तरह लगभग 1947 तक एक्ट आएंगे और 1947 में देश आजाद हो जाएगा। जब जब जो एक्ट आएंगे उस एक्ट के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा, उस एक्ट के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आसान भाषा में जो चीजें थी, कुल मिलाकर के एक छोटी सी एक दस्तावेज टर्म में था, और उस दस्तावेज के माध्यम से भारत के सिस्टम को चलाया जा रहा था लेजिस्लेचर्स के द्वारा। अब मुद्दा है कि आखिर ब्रिटिशर्स जो 1600 AD के आसपास भारत में आए और रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत 1773 में क्यों पड़ा, ये भी काफी जानने वाली बात हो जाती है। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप होता है कि आखिर इस प्रकार की चीजें इतना दिन बाद क्यों आया। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा। मैं कुछ स्टैटिक चीजें आपको बता देता हूं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये सारा चीजें आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो बस छोटी सी चीजें, थोड़ी सी, ज्यादा मैं मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस चीज को हमको रिलेट करना है मॉडर्न हिस्ट्री से। देखिए, बात है लगभग 1599 AD का।
1599 ईडी में एक मर्चेंट एडवेंजर्स नाम के कुछ व्यापारी लोग जो ब्रिटेन के हुआ करते थे, उस समय महारानी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ ऑथोराइज दीजिए कि ताकि मैं पूरब की तरफ जाऊं और पूरब की तरफ जाकर के एक तरफा व्यापार करूं। अब एक तरफा व्यापार से कहने का क्या तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मैं ही व्यापार करूंगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। और लगभग मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने एक कंपनी बनाया और उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इतने बड़े कंपनी थी, यही कंपनी आगे चल करके ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से जाना जाएगा। और लगभग आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो क्वीन एलिजाबेथ जो होंगी उन्होंने एक रॉयल चार्टर पास किया। अब चार्टर का मतलब ये होता है कि एक ऑथोराइजेशन देना, ऑथोराइजेशन इन द टर्म्स ऑफ कुछ रिटन बेस्ड डॉक्यूमेंट। आप मान के चलिए कि आप क्वीन है या इंपेरर हैं, किसी को कुछ ऑथोराइज्ड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको एक दस्तावेज टर्म में लिख करके देना होगा, तभी कोई चीजें एक प्रूफ के तौर पर आप कहेंगे उसको पुट कीजिएगा किसी के सामने और किसी को ट्रस्ट भी होगा, हाँ महारानी एलिजाबेथ ने ऐसा किया, तो उसी को रॉयल चार्टर नाम से एक चार्टर बनाया गया और उसमें ऑथोराइज्ड किया गया है ये ईस्ट इंडीज कंपनी को कि आप पूरब में आप 15 साल तक ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि आखिर ये लोग पूरब की तरफ क्यों जा रहे थे। आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़िएगा यूरोपियन का आगमन, उसमें सारी चीजें व्याख्या किया गया है। आज जब हम कुछ 30-35 क्लासेस जब हम इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पर कर लेंगे तो लगभग मेरा ऐसा प्लान है कि लगभग 20-25 क्लास मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी करूं, उसमें इस सारा चीजें मैं वहां पर बताऊंगा। तो लगभग वहां पर 15 साल के लिए, लेकिन 1609 ईडी के आसपास इस 15 ईयर का जो एक प्रावधान दिया गया था कि हाँ आप 15 साल ही आप पूरब में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसको वहां के जो जेम्स फर्स्ट इंपेरर थे, राजा थे, इन्होंने इस सिस्टम को आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको अनलिमिटेड कर दिया। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे जब चार्टर जब आएगा, चार्टर से पहले अनलिमिटेड कर दिया गया। लगभग 1609 से लेकर के 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को वन वे ट्रेड करने के फुल्ली तौर पर ऑथोराइज कर दिया गया। बहुत बड़ी बात थी उस समय। ये तो हो गया भूमिका। अब आते हैं कि इस कुछ फेज को समझते हैं। मैं इसको कुछ कैटेगरी में बांट रहा हूं ताकि चीजें को लिंक से जुड़ जाए। 1680 मैंने मान लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। लगभग आप देखेंगे कि 1757 और एक होता है आपका 1764। ये दो समय ऐसे हैं जहां पर दो एक काफी व्यवस्थित वार होता है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। और उसके बाद जो 1858 जो है 1858 में होते हैं आपके रिवोल्ट, क्रांति, और 1947 में देश आजाद हो जाता है। तो देखिए हमारे पास 1600 से लेकर के 1757 एडी का जो फेज है, मैं अगर पहला फेज की अगर बात करूं तो लगभग 1600 से लेकर के 1757 एडी के आसपास जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसके पास किस प्रकार के ऑथराइजेशन थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास ट्रेड राइट थे, वह सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था। उस समय अगर देखा जाए लगभग इस फेज में अगर आप देखेंगे 1600 से लेकर के 1757 के पहले, तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कॉलोनी के रूप में भारत को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब वन वे ट्रेड करते थे। कैसे ट्रेड करते थे? अब इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें क्या है। अगर मैं इसको अगर ब्रिटेन मान लूं, इसको मैं इंडिया मान लूं, अगर इसको मैं वर्ल्ड मार्केट मान लूं, तीन चीजें। ब्रिटेन से कोई आदमी चला कुछ पैसे लेकर के, कुछ भी पैसे लेकर के आया होगा, और उस पैसे से भारत में हो सकता है कि मतलब कपड़े खरीद सकता है या मसाले खरीद सकता है या अदर्स कुछ भी खरीद सकता है। और इस चीज को खरीद करके जब ये वर्ल्ड मार्केट में सेल करेगा तो इसको बेनिफिट होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ब्रिटेन इंडिया आया और इंडिया में चीजें को खरीदा,
यानी इसका मतलब यह है कि पावर हमारे पास है कहीं ना कहीं। अगर आपसे कोई चीजें कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भी ट्रेड हो रहा है। अगर भले ही आपसे कोई चीजें खरीद करके उससे अगर 20 गुना 30 गुना 40 गुना दाम में अगर दूसरे जगह सेल किया जाता है तो उसका प्रॉफिट है। लेकिन आपसे अगर कोई टच में है, अगर आपसे कोई ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे प्रॉफिट होगा। तो लगभग अगर इस फेज की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया से चीजों को खरीद करके वर्ल्ड मार्केट में सेल कर रहे थे। याद कीजिए वास्को दा गामा जब भारत आया तो यही तो हुआ। वह भारत आया और भारत से चीजों को जब खरीदा और खरीद करके जब वर्ल्ड मार्केट में जब उसने बेचा तो उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको लगभग 60 टाइम्स प्रॉफिट हुए। कितनी बड़ी बात थी। तो लगभग अगर आप इस फेज की अगर बात करते हैं 1600 से लेकर के 1757 के आसपास, तो ये ऐसा पीरियड है जहां पर भारत को ट्रेड सरप्लस हो रहा था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अब तक भारत को कॉलोनी बनाने में सक्सेस नहीं हुए थे। बस हाँ, कुछ इंपेरर के साथ इनके रिश्ते अच्छे हो रहे, तो हो सकता है कि अपने कोई बायलैटरल रिलेशन कोई अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन आप पूर्ण तरीका से कॉलोनी आप इस क्षेत्र को नहीं कर सकते हैं। यानी पहला फेज ऐसा था कि भारत को ट्रेड सरप्लस हो रहा था, यानी हमारे अनुसार सिस्टम चल रही थी। अब आते हैं कि दूसरे फेज में क्या होता है। 1797 और 1757 से लेकर के 1764 के बीच में दो इंसिडेंट होते हैं, एक बैटल ऑफ प्लासी और एक होता है बैटल ऑफ बक्सर। इसी के बीच में 3 कर्नाटिक वार भी होते हैं। और कर्नाटिक वार ये चीजें स्पष्ट कर देते हैं कि भारत पर पूर्ण रूप से अब कब्जा किसका होगा, फ्रांस का या ब्रिटेन का। और कर्नाटिक वार का टोटल अगर कंक्लूजन निकाल दिया जाए तो फाइनली ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अब शासन व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की चलेगी। हो सकता है कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर इस बेसिक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। आने वाले समय में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री जब करेंगे, मैं उसमें जब कर्नाटिक वार को जब बताऊंगा तो उस समय इस चीज को लिंक करके बता दूंगा। अगर आप लोगों को पता है, आपने कर्नाटिक वार पढ़ा होगा, तब आपको ये चीजें समझने में काफी आसान हो रहा होगा। कुछ लोगों में से ये लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर सर ये इतनी कहानी क्यों बता रहे हैं, इसका मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से क्यों। ये सारा चीजें अभी आने वाले कुछ समय में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। इतना आनंद आएगा, यकीन मानिए कि आपको पढ़ने में एक सुकून महसूस होगा। सुकून मतलब कि आपको इच्छा डेवलप होना पढ़ने में। तो लगभग आप देखेंगे कि जब बैटल ऑफ प्लासी होगा और बैटल ऑफ बक्सर होगा, अब इस दोनों युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले मात्र ट्रेड कर रही थी, आप सेकेंड फेज की अगर बात कर रहे हैं तो आप इस सेकेंड फेज में सेकेंड फेज से पहले सबसे पहले इसके पास सिर्फ यही अधिकार था कि वह ट्रेड करे। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर होंगे और बैटल ऑफ जब प्लासी होगी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी उसको कुछ राइट मिल जाएंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल पावर मिल जाएंगे और टैक्सेशन सिस्टम भी मिल जाएंगे। अब यहां पर मुद्दा यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम से क्या मतलब है कि शासन व्यवस्था इनडायरेक्टली इनके हाथ में आ जाएगी और टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, किस प्रकार से सिस्टम में इन्वॉल्व करना है, लोगों से कैसे राजस्व की वसूली करना है, कैसे करना है, इस सारा इनके हाथ में आ गया लगभग 1764-65 के आसपास। और लगभग 1757 से लेकर के 1858 का काल पूर्ण तरीका से यह माना जाता है कि कॉलोनी बनने में भारत लगभग तैयार था, हो गया था और उसमें ब्रिटेन ने पूर्ण तरीका से इसको ऑक्युपाई कर लिया था, मतलब उपनिवेशवाद अपना बना दिया था ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में पूर्ण तरीका से शोषण। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आसान भाषा में मैं कॉलोनियलिज्म को समझाने का प्रयास करता हूँ। एक ऐसा ज्योग्राफिकल क्षेत्र याद कीजिए जहां पर किसी दूसरे क्षेत्र के लोग वहां के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल और कुछ आधारों पर उस वहां के पूरे सिस्टम को अपने अंदर ले लें
तो ऐसा माना जाएगा कि वह क्षेत्र उस देश का कॉलोनी है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर होगा। तो लगभग आप देखेंगे कि 1757 से लेकर 1858 के आसपास पूर्ण तरीका से शोषण प्रारंभ हो जाता है। अब दूसरा फेज का जब आप इस पर आइएगा, इस ड्राइंग पर, तो पहले आप देखिए कि जो ब्रिटेन था, तो इस ब्रिटेन से पहले लोग पैसे लेकर के आते थे, अब फिर यहां से सामान खरीदते थे, फिर वर्ल्ड मार्केट में बेचते थे। अब यहां उल्टा हो जाएगा, अब ब्रिटेन से पैसे नहीं आएंगे, अब इंडिया से ही ये लोग, क्योंकि पॉलिटिकल और टैक्सेशन सिस्टम इन्हीं के हाथ में है, तो यहीं से लोग क्या करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे और इंडिया के ही पैसे से ट्रेड करेंगे और उसको वर्ल्ड मार्केट में सेल करेंगे। क्या चीजें समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? यानी कहने का मतलब साफ है कि अब ब्रिटेन से पैसे आना बंद हो गया, भारत के पैसे और भारत की चीजें अब यहां से दूर जाने लगी। आसान भाषा में इसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। और इस कंडीशन ऐसा था कि भारत का ट्रेड अब डेफिसिट होने लगा, यानी व्यापारिक घाटा होने लगा और अब हम लोगों को लॉस होना प्रारंभ हो गया। बात था लगभग कब का, आप देखेंगे 1757 से 1858 के बीच में। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखिएगा कि आज का जमाना हो या पहले का जमाना हो, जो बेसिक चीजें होती है वो होती है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे और भी कंपनियां थी ब्रिटेन में, वो कंपनियां देख रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको जलस हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक उसी प्रकार जो आज के समय में लोग आपके दुखी होने से जितना दुखी नहीं होते हैं, उतना आपके बेहतर होने से दुखी हो जाते हैं। यही कहानी था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा भारत का लूट कर रहा था, तरक्की कर रहा था, तो वहां का जो और भी कंपनियां थी उनको ये चीजें हजम नहीं हो रहा था और वो लोग दौड़े दौड़े गए कहां, ब्रिटेन के क्वीन के पास। उन्होंने कहा कि महारानी या महाराज, देखिए आपके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉयल चार्टर के द्वारा तैयार करके इंडिया में भेजा गया है, वहां के लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों का राइट का हनन कर रहे हैं, वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, उस पर आप लोग रेगुलेट कीजिए, अपने अनुसार से बोलिए कि सिस्टम को ऐसे चलाओ। बस कहानी वही था। इसके बाद यहाँ की जो क्वीन थी, इन्होंने पूरे मसला को समझा और मसला को समझने के बाद इन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वही करेगी जो हमारे द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके, एक चार्टर बना करके दिया जाएगा, उसी के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को जुड़ पाए होंगे। तो कहानी यही था और लगभग यहां से लगभग 1773 में पहली रेगुलेटिंग एक्ट आएगी ब्रिटेन से और उसमें कुछ प्रावधान लिखे जाएंगे और उसी प्रावधान के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन व्यवस्था चलाना है। और उसके बाद से निरंतर वहां से एक्ट आएंगे, एक्ट के अनुसार सिस्टम को चलाना है। ये चीजें तब तक चलेगी जब तक लगभग यहां तक आप देखेंगे कि लगभग 1858 तक, 1858 का जब क्रांति होगा तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल जो पावर है वो खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ उसके पास प्रशासनिक राइट्स ही रह जाएंगे और पॉलिटिकल सिस्टम पर जो महारानी क्वीन होगी, जो ताज होगा, वह इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को रेगुलेट करेगा दो माध्यमों से। एक का माध्यम होगा आपका वहां के संसद के अकॉर्डिंग और वहां के क्वीन के आधार पर, और उसके बाद सिस्टम तब तक चलेगा जब तक भारत देश आजाद न हो जाए। तो लगभग आप देखेंगे कि उसके बाद से 1773 का एक्ट आता है और उसके बाद से सिस्टम चलना प्रारंभ हो जाता है। तो लगभग आप ये भी मतलब हम लोगों का जो आज का टॉपिक था, नीड ऑफ रेगुलेटिंग सिस्टम, आखिर रेगुलेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी और 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, ये भी आप समझ गए होंगे।
ये क्या है, जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धीरे धीरे हम लोग हर एक्ट को पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। एक वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि दो एक्ट किया जाए, एज पॉसिबल जितना हो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। और इसके बाद जब तक 1947 के एक्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनेगी, और संविधान सभा बनने के बाद हमारा संविधान तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1952 में हमारे भारत के प्रथम इलेक्शन होंगे, उसके बाद से हमारी शासन व्यवस्था चलने लगेगी। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक को आपको समझने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आप हर चीज को एक दूसरे से लिंक करने का प्रयास कर रहे होंगे। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी उस क्वेरी को ज्यादा से ज्यादा काफी हद तक उसको मतलब बताने का प्रयास करूं। अगर आपको ये भी लगता है कि किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाया जाए, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले समय में मैं उस पर विचार करूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।